भी नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से हम एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आज हम मिलवाने वाले हैं श्वेता बिज जी से, जिन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग ली है भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2001 में। और उसके बाद उन्होंने लगातार अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से थिएटर पे काम किया और वो स्टोरी टेलिंग करती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके, चाइल्ड थेरेपी को लेके। तो आज हम बात करेंगे उनका थिएटर में कैसे रुझान हुआ, वो थिएटर से कैसे जुड़ी और स्टोरी टेलिंग एक थेरेपी के रूप में कैसे काम करती है। तो ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो और हम अपनी जिज्ञासाओं को उनसे पूछ सके, थिएटर के बारे में, उनके बारे में जान सके। तो श्वेता जी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए। गुड इवनिंग ऑडियंस एंड वेरी शायद कुछ दिक्कत हो रही है, ये नेट की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अब ये तो जब तक नेट में कहाँ दिक्कत हुई देखते हैं, जानते हैं। जब तक नहीं होती तब तक हम थोड़ा थिएटर पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये बहुत जरूर। हाँ जी, आप आ गए थिएटर। हेलो। हाँ, हाँ जी, कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बोलिए, फरमाइए। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बहुत समय थिएटर किया है, आप देहरादून से हैं। तो आपने अपने थिएटर की शुरुआत कहाँ से की, कि देहरादून से की, कहीं और से की? कैसे शुरू हुआ आपका थिएटर, कैसे आप थिएटर से जुड़ गए? तो मुझे लगता है मैंने थिएटर अपनी माँ के पेट से करना शुरू किया था। जी और हमारे ड्रामा स्कूल में भी आई थिंक गोविंद आपको याद होगा, मैं और गोविंद बैचमेट रहे हैं बीएनए में। ड्रामा बच्चा आई थिंक जब पैदा होता है तो वो ड्रामा ही कर रहा होता है और जी बहुत से लोग आज तक ड्रामा कर रहे हैं और बस जी उनको एहसास नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर। तो मुझे जी लगता है जो आपके सवाल का जवाब है कि ड्रामा तो शायद बचपन से शुरू हुआ। हाँ, जी प्रोफेशनली करना, उसको ऑडियंस की समक्ष करना, ये आई थिंक मेरे ग्रेजुएशन में शुरू हुआ, कुछ देर में शुरू हुआ। हम्म, स्कूल में करते थे नाटक, स्कूल में बहुत नाटक किए। घर में तो करते ही थे, तो ऑडियंस तो घर वाले थे। और आज भी अगर आप मेरे घर वालों से बोलें तो वो कहते हैं कि भैया ये 24 घंटे नाटक करती है, जो आई थिंक हम सब करते हैं और हम उसको जी मानते नहीं है। बट जी यस, ग्रेजुएशन में मैंने देहरादून, मेरे फादर रिटायर होके आए थे। हम देहरादून से एक्चुअली हैं नहीं, बिलोंग नहीं करते हैं, पर हम्म, रिटायरमेंट पैराडाइज है देहरादून, तो वो आए और मैंने वहां ग्रेजुएशन करी और वहां से मेरी नाटक की यात्रा शुरू हुई। जी। तो मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद नाटक को शुरू किया करना। उससे पहले मतलब आपके मन में ऐसा कोई विचार था, या मतलब क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि बचपन से वो हर बच्चे में होता है, लेकिन पुख्ता रूप से आपका, वैसे आपको याद होगा कि आपका पहला प्ले कौन सा रहा होगा, कौन सा आपने पहला प्ले किया? मैंने क्लास 6 में पहला नाटक किया था। आई थिंक कोई इंग्लिश प्ले था स्कूल का। जी नाम बहुत अच्छा याद नहीं है, याददाश्त बहुत आजकल धीरे धीरे जा रही है। तो इंग्लिश प्ले था एंड दैट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद स्कूल में कुछ और भी नाटक हुए, नाटक किए।
पर पेरेंट्स नहीं चाहते थे। मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं या आईएएस बनूं, क्योंकि वो पुलिस में हैं और मेरी मदर प्रिंसिपल रही हैं। तो नाटक, और जिसे मेरी फैमिली पंजाबी है, तो जिसे कहते हैं भांड, तो भांड और लड़की मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। मेरे घर में तो नहीं मानी जाती है, और आज भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे पिताजी को बहुत दुख है कि मैं आईएएस नहीं बनी या मैं डॉक्टर नहीं बनी। मैं नाटक किया, और मुझे याद है जब मैं नाटक को, मेरा शो देखते नहीं, कमाल की बात ये थी गोविंद, मैं जब रिहर्सल में जाती थी, हमारे देहरादून में बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने वातायन से काम करना शुरू किया था, और मेरा पहला प्रोफेशनल नाटक था भूख आग है, कृष्ण बलदेव वैद्य जी का। एंड उसमें मेरे को भिखारी का रोल मिला था, और मैंने कहा था कि मेरे को कुछ भी करा दो, झाड़ू मरवा दो, मैं मतलब मेरे को नाटक करना है। और अंदर से कुछ था मुझे, वो मतलब जिसे कहते हैं हम लोग आम सी भाषा में कीड़ा था। तब इतनी सेंसिबिलिटी नहीं थी, मीडिया में जाना चाहती थी, मास कम्युनिकेशन किया है मैंने ग्रेजुएशन के बाद, मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है, बट वो कीड़ा था। तो पहला वो नाटक किया, दूसरा एंड रायन का 16 जनवरी की रात किया, उसमें मेन भूमिका निभाई, और उसके बाद तो शायद थोड़ा सा नशा हो गया। तो मैं कह रही थी हम रिहर्सल में जाते थे तो मेरे फादर कहते थे कि बर्बाद हो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, झोला लेकर और जीन्स पहनकर खादी का कुर्ता पहन के घूमोगे और जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एंड ही इज 83 टुडे, एंड कुछ साल पहले मुझसे बात कर रहे थे और बोले मुझे बहुत दुख है कि तुम ये बन सकती थी, वो बन सकती थी। तो मैंने उन्हें बड़े मोहब्बत से कहा, मैंने कहा पर मैं बनना नहीं चाहती थी ना जी, आप जो बनना चाहते थे आप बने, मैं जो बनना चाहती थी, मैं बहुत खुश हूं। पर आई थिंक माँ बाप को आज भी लगता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं है नाटक में, क्या करोगे, सब पूछते थे कि एक्टिंग करके या ड्रामा स्कूल से क्या होगा, कौन सी नौकरी मिल जाएगी। सो आई थिंक वो अभी भी है। मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव है, मेरे घर वाले, बट माय फादर नेवर सपोर्टेड, एंड ही इज स्टिल नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। नहीं नहीं, ये बहुत सही सी बात है। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि पेरेंट्स कोई नहीं चाहते कि वो थिएटर करे, पढ़ाई लिखाई करे, कहीं अच्छी जगह जाए। ये बहुत सच्चाई वाली बात है। तो ऐसे करते हुए आपको कब ख्याल आया कि आपको बीएनए करना है, और बीएनए ही क्यों करना है? नहीं, ख्याल क्या आया, मैंने मास कॉम किया, और हुआ क्या, उसके बाद मैं ड्रामा में हमेशा से इंटरेस्टेड थी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाने का मेरा एडमिशन हुआ, जिसमें मैं मेजर इन थिएटर एंड माइनर इन साइकोलॉजी करना चाहती थी। प्ले थेरेपी तब तक मुझे पता थी, एंड मैं उस पर काम करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मनोविज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे लोगों को ऑब्जर्व करने में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो किसी कारणवश कुछ ऐसी घटना घटी, या दुर्घटना नहीं, आई थिंक घटना ही घटी, दुर्घटना नहीं बोलूंगी, और मैं नहीं जा पाई, कुछ हुआ और मैं नहीं जा पाई। तो मुझे लगा कि अच्छा अब क्या किया जाए, और फिर लोगों ने कहा कि अरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप फॉर्म भर सकती हैं। और मैं वापस आई, देहरादून आई, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी थी मास कॉम की, और मैं देहरादून आई और मैंने भरा फॉर्म। मैं लास्ट वर्कशॉप तक गई, और वर्कशॉप के बाद मेरा नाम नहीं आया उसमें, और मुझे याद है मैंने बस पकड़ी थी और मैं बहुत रोते हुए गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था अब मैं क्या करूंगी। मुझे बीएनए के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे सच में नहीं पता था, पर मुझे लगता है वहां किसी ने मुझे बताया, मुझे आज भी नाम याद नहीं है, पर मुझे किसी ने कहा बीएनए भी है। और फिर हमने, मतलब तब तो इंटरनेट भी नहीं होता था, किसी को फोन किया, उन्होंने कहा डेट निकल चुकी है, और कुछ कुछ करके फॉर्म किसी तरह भर दिया गया, और उन्होंने कहा आपको रिटर्न देने आना पड़ेगा। और मैं यहाँ से रिटर्न देने गई, और अपने, अगेन मैं कहना दोबारा चाहूंगी कि मेरे पिताजी पुलिस में रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि सारे लोग कातिल हैं, तो बेटी अकेली जाएगी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट परिवार से और मेरी परवरिश हुई है। एंड बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने मेरे को एग्जाम के लिए, और मैं क्लियर करा मैंने। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड बट ये था कि बीएनए में, अगर आपको याद होगा गोविंद, हमारे टाइम में 30,000 रुपए का शायद बॉन्ड भराया जाता था, राइट? बिल्कुल, है ना? और मैंने अपने पिताजी को आके बोला कि मुझे ये बॉन्ड भर दीजिए, तो बोले दफा हो जाइए,
क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई अपने पैसों से करी है, मैंने उनसे पैसे कभी नहीं लिए किसी चीज के लिए। तो मेरे जो थिएटर के गुरु थे श्री गजेंद्र वर्मा जी, उन्होंने अपने घर के पेपर उस टाइम पे रख के, सरकारी नौकर थे वो, उन्होंने अपने घर के पेपर रख के ये बॉन्ड भरा। तो मेरे गुरु ने मेरा बॉन्ड भरा और बोला तेरे को नाटक का मन है लड़की, तू जा, तेरे को इतना पैशन है, तू जा, तू कुछ करेगी। अब पता नहीं मतलब कुछ करेगी, पर हाँ ऐसे ही हम ड्रामा स्कूल पहुंच गए। एक्चुअली थिएटर है भी कि मतलब जितने लोग आते हैं अपनी खुशी के लिए आते हैं, खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, 100%। वो तो है। आपके शायद कोई दोस्त हैं संतोष यादव जी, वो कह रहे हैं कि स्कूल डे से मतलब आपको मतलब थिएटर से बड़ा प्यार था। देखिए देखिए, ये मेरे क्लासमेट है जी, बिल्कुल। तभी तो कह रही हूँ। तो बीएनए में आपने क्या जाना और थिएटर के बारे में, आपको क्या विशेष चीजें पता चली? गोविंद, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए शौक था बीएनए, क्योंकि मैं पूरा साउथ में पढ़ी हूँ, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत कमजोर थी, पढ़ना आता था, पास हो सकता था। तो पता चला कि बीएनए में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, तो घबराहट वहां ये हुई। दूसरी चीज, जब अपने आसपास बैचमेट्स को देखा और सीनियर्स को देखा, तो लगा मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि लोग सब, आप खुद भी इतना नाटक करके आए थे, आप यंगेस्ट थे, मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, आप यंगेस्ट थे और इतना नाटक इतने सारे नाटक करके आए थे, और जब आप लोग नाम लेते थे, अभी हम लोगों ने मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, हमने 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पे एक कहानी का मंचन किया था, और जब हम लोग सब बात कर रहे थे तो सबने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां करी हुई थी, और मेरी वो पहली मुंशी प्रेमचंद की कहानी का परफॉर्मेंस थी। तो मुझे उस दिन भी लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो बीएनए जाके लगा कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है सही में। अकादमी की स्थितियां बहुत विषम थी, बहुत विषम थी। हम ही जानते हैं हमने क्या सीखा, पर जो भी था, ये लगा कि 2 साल लड़के आए हैं माँ बाप से, घर तो वापस जा नहीं सकते हैं, जितना सीख सकते हैं सीखो। और हमने आपस में एक दूसरे से बहुत सीखा, मतलब जो भी आता था शायद टीचर, उससे हम निचोड़ लेते थे। मेरे को याद है अनामिका जी आई थी और हम हॉस्टल में ऊपर रहते थे, मैं तो उनको कॉफी बना बना के नीचे लाके देती थी और पूछती थी और क्या सीखा जा सकता है उनसे, और क्या सीखा जा सकता है। मतलब ऐसा लगा कि ये 2 साल है, क्योंकि इसके बाद या तो माँ बाप पकड़ के, खैर शादी वादी की बात तो भूल ही जाइए, या तो माँ बाप पकड़ के बोलेंगे अब तुम नौकरी करो। ये 2 साल आई गिव इट ऑल, और बहुत कुछ सीखा। ये पता चला कि नाटक सिर्फ एक्टिंग नहीं है, नाटक लाइट भी है, सेट डिजाइन भी है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता था जब हम लोग नाटक बाहर करते थे, पर नाटक लेखन भी है, निर्देशन भी है, और कॉस्ट्यूम और क्या कलर और सेटिंग और स्टेज मूवमेंट, ये सब नहीं पता था। स्टेज आर्किटेक्ट और थिएटर आर्किटेक्ट कुछ नहीं पता। और शास्त्रीय नाटक जो हमारा भारतीय नाटक है, जो भारतेंदु जी का है, भास जी का है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बता रही हूँ, मैं जीरो थी। मैंने इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा था और मुझे लगता था मैं तुर्रम खां हूं, पर वहां जाके टाई टाई बिल्कुल फिस हो गई। और संभाला आप लोगों ने, मैं तो ये कह सकती हूँ कि मैं इसीलिए आज हम 20 साल के बाद भी इतने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जो सीखा आप लोगों से वो बहुत अमेजिंग है, और आज भी सीख रही हूँ। नहीं, वो तो है कि एक इंस्टीट्यूट में जब हम जाते हैं तो हमारा ज्ञान और बढ़ता है, हमारी रेंज और आगे जाती है, हम और हमारा विस्तार होता है। ये एक इंस्टीट्यूट की खासियत है। तो उस इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद आपने क्या क्या किया थिएटर में? और क्योंकि जो सीखते हैं उसको अप्लाई भी करते हैं, तो कैसे उसको अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, किस तरह से अप्लाई किया? तो पहले कसम खाई थी कि बॉम्बे नहीं जाऊंगी, ठीक है। अपने आप को डायरेक्टर समझती थी, और कान पकड़ के बोलती हूँ डायरेक्टर समझती थी, खुशफहमी थी, और ये वर्ड यूज करना चाहूंगी, खुशफहमी थी। नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि समझेंगे तभी तो कर पाएंगे, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, आई थिंक सो, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। तो बॉम्बे नहीं गई कभी, काम के लिए नहीं गई। स्कूल से नाटक करना शुरू किया, और इंडिया के मोस्ट रिप्यूटेड स्कूल्स में थिएटर किया इनिशियली। तो मुझे डून स्कूल में काम करने का मौका मिला, मुझे शर्वुड नैनीताल में काम करने का मौका मिला, मुझे वेलम बॉयज में काम करने का मौका मिला, एंड उसके बाद में
साउथ चली गई। और फिर कुछ थोड़ी सी जर्नी में थोड़ा सा ब्रेक नहीं कहूंगी, कुछ एड ऑन हुआ, और वो हुआ कि थिएटर पहले तो हम सिर्फ ऑडियंस के लिए करते थे, पर क्या एड ऑन हुआ कि थिएटर को हम ट्रेनिंग में कैसे लाएं। और ट्रेनिंग तब तक ये नए नए कॉल सेंटर्स खुले थे, एंड आप थिएटर को ट्रेनिंग गेम्स में, या ट्रेनिंग जब आप इंग्लिश सिखाते हैं या कस्टमर केयर सिखाते हैं या कल्चर सिखाते हैं, अब तो मतलब इनिशियली मैंने उसी से स्टार्ट किया था, NIT बैंगलोर प्लैनेट वर्क से, एंड और मुझे लगा था कि अरे बोलना तो मुझे भी आता, मैं भी कर सकती हूँ, और मैं ऐसे ही गई थी, और उन्होंने मुझे रख लिया था, और मैं कंसल्टेंट थी, और मैंने थिएटर के सारे गेम्स वहां यूज करने शुरू करे। एंड तब लगा यार वाओ, थिएटर सिर्फ नाटक, ऑडियंस और ऑडिटोरियम नहीं है, जो बचपन में लगता था कि जिंदगी है, वो देखने को मिला। और एक चीज और इंटरेस्टिंग हुई, ओशो से मैं जुड़ी हुई हूँ 18 अपनी, हाँ आई वाज 18 व्हेन आई टुक संन्यास, एंड मेडिटेशन साथ में जारी रही, पर मेडिटेशन और एक्टिंग क्या कमाल कर सकते हैं, ये मुझे बैंगलोर में समझ में आया। और मैंने हिप्नोथेरेपी करी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, मैंने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस सीखी, आज भी सीख रही हूँ। उसको थेरेपी में लाना, क्योंकि मैं मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी तब तक कर चुकी थी, एंड प्ले थेरेपी में PhD करना चाह रही थी, और ड्रामा को यूज करना और उसको कॉर्पोरेट में बेचना, ये सारे का समावेश क्या करके क्या किया जा सकता है। तब तक लोग ये बात नहीं करते थे, अब आजकल पिछले 5-6 सालों से लोग बहुत बात करते हैं, ओ कॉर्पोरेट में थिएटर आ गया है, ट्रेनिंग में थिएटर आ गया है, 7-8 साल पहले इससे बात करने लगे हैं, पर पहले नहीं था ये बात। एंड दैट चेंज, फिर वो थिएटर सिर्फ ऑडियंस नहीं था, थिएटर का पर्पस बदल गया। थिएटर लगा कि नहीं, ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा ध्यान, थिएटर और साइकोलॉजी का बहुत ही, मतलब ऐसे आप अलग नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नाटक कहाँ कर रहे हैं, आपका अवेयरनेस कहाँ है, और आपकी मनस्थिति कहाँ है। वो जो चेंज आया वो आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उसने 2003 से फिर मेरे काम को बहुत नए ढंग से लिया, बहुत नए ढंग से लिया। आपके दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आप प्रेसिडेंट अवार्ड इन स्काउट, हाँ, और साथ में ये भी कि मतलब आप बहुत एक्टिव थे स्कूल टाइम में, हाँ, संतोष यादव जी हैं, संतोषी एम संतोषी जी हैं। थैंक यू सो मच, इसे याद है मुझे, लगातार कमेंट आ रहे होंगे। तो थिएटर एज अ थेरेपी और स्टोरी टेलिंग से आप कैसे जुड़े? जैसे मैंने कहा कि खान के साथ काम हुआ, सॉरी आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इतनी सारी चीजें बीने के बाद आप अलग अलग जगह पे काम करते रहे, अलग अलग चीजें की, फिर शायद कहीं जाके आप थिएटर थेरेपी और स्टोरी टेलिंग से ज्वाइन हुए, तो वो कैसे जुड़ा, वो कैसे बना, और थेरेपी और स्टोरी के साथ समावेश कैसे हुआ, किस जगह पे आपको लगा ये? कुछ ऐसा हुआ पर्सनल लाइफ में जिसने मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि एक नए लेवल पे मेरे को एज अ पर्सन मुझे हिला दिया, ठीक है। और मुझे तब लगा कि मैं सोचूं कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपने साथ, और ये सेटबैक नहीं कहूंगी मैं, ये लर्निंग कहूंगी मैं। और जो भी उस सिचुएशन में मेरे साथ थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी कि मेरे को वो सेटबैक या मेरे को वो झंझोड़ा जाए और मेरे अस्तित्व से पूछा जाए कि तुम कौन हो और तुम क्या हो, मतलब ये क्वेश्चन बहुत तंग किया गोविंद, बहुत तंग किया। एंड 2003, 4, 5 में ये तंग करता रहा। तब तक मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी, थिएटर के गेम्स यूज कर रही थी, पर ये इमोशनल ट्रॉमा ने जो निचोड़ा, उसके बाद मुझे लगा नहीं, मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, अब इसको मैंने जो भी लाइफ में किया है, अब अगर अब नहीं दिखाऊंगी तो कभी नहीं दिखा पाऊंगी। अगर मैं अब किसी को, सामने वाले को मुस्कुराना नहीं सिखा पाऊंगी या उसकी बेस्ट क्षमता नहीं ला पाऊंगी, तो आई एम लूजिंग इट।
एक हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया था, जो स्पेशली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनको ट्रेन करना था। और इनको आई थिंक उस टाइम कौन सी कंपनी हायर कर रही थी, एक्सेंचर नहीं, आई थिंक मैं कंपनी का नाम भूल रही हूँ, मुझे याद करने में। देयर वाज दिस कंपनी विच वांटेड टू हायर देम, ठीक है, तो हमें ट्रेनिंग करनी थी। अब नॉर्मली जब ट्रेनिंग में आते हैं तो हम खड़े होके गेम्स खिलाते हैं, दौड़ाते हैं। अब ये डिफरेंटली चैलेंज लोग थे, तो मैं जब एकदम से क्लास में घुसी और ये 10 लोग थे, और मैं थोड़ा सहम गई, और इमोशनल ट्रॉमा तो पीछे की कहानी तो चल ही रही थी, और मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या करूं। तो जो बेसिक था, मैंने कहा नहीं, उनके आत्मविश्वास में मुझे लगा कि कहीं कमी थी, शायद वो अपने से इतना प्यार नहीं कर रहे थे, शायद वो दूसरों, जिस तरह दूसरे उन्हें देख रहे थे, शायद शायद पिटी में देख रहे थे, वो अपने को भी वैसे ही देखने लगे। देन आई यूज्ड अ मेथड ऑफ ओशो, माय मास्टर, एक छोटी सी मेडिटेशन टेक्निक करी, और उसके बाद फॉलो किया थिएटर के गेम से। एंड जो एंड रिजल्ट हुआ, जो लोग ऐसे बैठे थे डरे हुए, वो खुल के मतलब ऐसे हो गए। और वो 25 दिन की ट्रेनिंग थी। हालांकि मेरे को सिर्फ उन्हें कम्युनिकेशन सिखाना था, कम्युनिकेशन, सिर्फ बातचीत। पर आज भी मतलब इतने साल हो गए उस बात को, 15-20 साल हो गए मेरे को। मेरा एक बंदा है जो यूएस में है, उसने मुझे बोला मैम आई एम चेंज्ड, और मैं आपको जब बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ही चेंज्ड। एंड पता नहीं मैंने क्या किया, तो कुछ तो किया ही होगा, आई डोंट नो। पर वो वर्कशॉप के बाद आइडियोलॉजी बदली। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि वो वर्कशॉप के बाद सोचने का नजरिया बदला, और फिर लगा कि कहानियां, हम सब में कहानी है, और इस कहानी में, इस तुम्हारी कहानी को मैं कैसे ला सकती हूँ आगे, नॉट फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, बट फॉर आपके अंदर जो एक चेंज हो। आप जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो क्या क्या इमोशन से गुजरते हैं। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक पे एक प्रोग्राम किया, एनएलपी पे, और फिर उससे सीखा कि अपनी ही कहानी सुनाइए, सबसे ट्रॉमेटिक चीज सुनाइए अपनी, पर बिना इमोशन के सुनाइए। सोचिए वो जोकर था, और जोकर की कहानी सुना रहे हैं आप, या उसमें कोई कॉमिक फिगर लगा दीजिए, तो वो उतनी इमोशन से आप नहीं सुनाएंगे। और कहीं ना कहीं मास्टर बोलता है आप ये डेड बॉडीज मत कैरी करिए भैया, जो पास्ट था वो पास्ट खत्म हो गया, हम उसकी डेड बॉडीज अभी भी कैरी, मैंने उस साल ये कहा था, तुमने ये कहा था। तो ये चीजें काम करने लगी, और फिर लोगों की कहानी बहुत ही क्लियर, क्लाउड्स हट गए और सामने आने लगी। तो ऐसा कोई लम्हा कि जहां पे आपने कोई स्टोरी सुनाई हो, उससे चेंज आया हो, मतलब वो जरूर याद होगा आपको, है ना? कि एब्सोल्युटली, मतलब वो एब्सोल्युटली। क्या क्या स्टोरी थी, वो क्या था जो आपने सुनाई, उसका फर्क पड़ा उस बच्चे पे, वो चेंज आया। अभी तो मुझे पता चला कि कोई चेंज हो गया, लेकिन कैसे स्टोरी सुनाई, कैसे चेंज आया, वो, है ना? तो कि वो लोग जानना चाहेंगे, कि क्योंकि वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग सा विषय है कि स्टोरी टेलिंग से भी चीजें चेंज होती है, एक इंसान बदलता है 100%। ना? तो ये एक नए तरह की थेरेपी है, नए तरह का थिएटर है। तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से अगर आप बताएं तो मैं लोगों को आप और क्लियर होगा कि मैं अभी कुछ साल पहले का इंसिडेंट है। मैं जैसे आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, मैं घूम घूम के थिएटर करती हूँ। तो मैंने कम काम देहरादून में किया है, बहुत सा काम साउथ में किया है, और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं हर जगह, अभी मैंने कुछ आई थिंक 2 साल पहले मैंने देहरादून से मैं केरला गई थी, करीब 3,000 किलोमीटर है, पर मैं 4,500 किलोमीटर ड्राइव करके गई थी, और मैं जहां जहां रुकी वहां मैंने कहानियां सुनाई। तो मैंने बहुत सी कहानियां सुनाई, और जो आपके सवाल पे मैं आ रही हूँ, तो मैं केरला में एक स्कूल है जिसका नाम है सिल्वर हिल। ये स्टेट बोर्ड का स्कूल है, इनका एक दूसरा स्कूल भी है आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का। मैं स्टेट बोर्ड के स्कूल में उनके प्रिंसिपल से मिलने गई, और मैंने उन्हें कहा जी मैं कहानियां सुनाती हूँ, और कहानी से ही परिवर्तन आता है। तो उन्होंने मुझे कहा मतलब समझ में नहीं आया मुझे, नहीं, नहीं, कहानी बिल्कुल से। सही सी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी ये पता है कि आपने कहा था कि हम घूम घूम के थिएटर कर रहे हैं, जीप से जाते हैं, थिएटर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थिएटर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा हो रहा होगा कुछ,
कहानियां सुनाते हैं। मैंने भी सच हाँ में, मैंने भी ऐसे सोचा था वो क्या होता होगा, पता नहीं। हाँ आज मुझे भी मतलब इंटरेस्ट है कि मैं भी जानूं कि वो होता क्या था और किस तरह से होता था। तो मुझे भी ओके उस बात को सुनने में मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो जब मैंने प्रिंसिपल से बात करा, अब अगेन प्रिंसिपल होता है कि भैया कहानी सुनाएंगे, कितने घंटे का शो होगा और कितने बच्चे देखेंगे। मैंने कहा देखिए, मुझे आपके ये जो 13-14 वाला जो बैच है, 13 ईयर्स टू 14 ईयर्स वाला, इनको कहानी सुनानी है। तो बोले क्या कोई जातक कथा सुनाएंगी, कोई पुराण कथा? ऐसे नहीं, इस एज ऐसे आपके यहाँ कोई काउंसलर है? तो बोले हाँ है। मैंने कहा बुला लीजिए। तो उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस एज में बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्होंने कहा जी बच्चे झूठ तो खैर 5 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बट 13 और 14 की उम्र में आके बहुत परिपक्व हो जाते हैं झूठ बोलने में। और फिर ये हो जाता है पीयर प्रेशर, मतलब उस लड़के का पेंसिल बॉक्स मेरे पेंसिल बॉक्स से बेहतर है, या मैं कौन सी जगह जाके पार्टी दे सकता हूं उन्हें। तो उसने मुझे ये बोला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैडम मेरा दिमाग यही है, मैं बच्चों को झूठ पे कहानी सुनाऊंगी और मैं कहानी परफॉर्म करूंगी। और मेरे परफॉर्म करने का तरीका भी यही है कि पहले हम एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये करीब 100-150 बच्चे थे ऑडिटोरियम में, और बेयर मिनिमम स्टेज के साथ मैंने 100 बच्चों के साथ एक ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की एक्सरसाइज कराई। तो थोड़ा सा शांत हुए वो, और उसके बाद मैंने देखा कि चलो ठीक है अभी बैठ गए हैं, तो मैंने कहा चलो। और फिर मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी और मैंने पूछा कितने लोग झूठ बोलते हैं। तो बच्चों का आम रिस्पॉन्स ये था, गोविंद जी आप विश्वास कीजिए, वो पीछे मुड़ के देख रहे थे कि टीचर्स तो हमारे देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मैं झूठ बोलता हूं तो पिटाई हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने पूछा कितने लोग झूठ बोलते, मैंने अपना हाथ सबसे ऊपर किया। मैंने कहा भाई मैं तो झूठ बोलती हूँ। तो उन्हें लगा कि ये बोल सकती है तो मैं भी हाथ खड़ा कर सकता हूँ। तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया और मैंने पूछा क्यों बोलते हैं। तो बोला माँ बाप सुनना नहीं चाहते सच, टीचर सच सुनना नहीं चाहती है। मैंने कहा अच्छा। तो बोला आसान तरीका है, झूठ बोलो खत्म हो गई बात, झंझट ही नहीं है। मैंने कहा चलिए। ऐसे 3-4 जवाब आए और मैंने कहा चलो अब मैं आपको कहानी सुनाती जी। और मैंने कहानी सुनाई कि एक लड़का है जो मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं, इसी एज ग्रुप में हैं, और उसके दोस्तों को उसे कहीं ना कहीं दिखाने का शौक है कि देखो ना मेरे पापा ने आईफोन लेके नेट ड्रॉप हुआ है। आप सुन सकते हैं गोविंद जी मुझे? हाँ सुन रहा हूँ, थोड़ा बीच में दिक्कत हुई आप थी। सुन सकते हैं गोविंद जी? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बीच में दिक्कत हुई थी। नहीं नहीं, आई थिंक मेरा नेट। हाँ, जी कहानी हाँ। टूट गई थी तो थोड़ा तो कहानी को वहीं से शुरू करें जहां से फोन नहीं फिर उठाया। से। हाँ जरूर। हाँ तो मतलब बच्चे शो ऑफ करते हैं इस टाइम जी। पे, और हाँ। मतलब पेंसिल बॉक्स हो गया या पेन हो गया, या बर्थडे पार्टी कहाँ थ्रो करूंगा मैं, कौन सी बड़े रेस्टोरेंट में थ्रो करूंगा। तो इस तरह से वो शो ऑफ करता है। हालांकि माँ बाप बहुत सीधे हैं, माँ बाप इतने पैसे बच्चे को नहीं देते हैं। तो बच्चा क्योंकि दोस्तों के को दिखाना है वो चोरी करने लगता है। एक बार चोरी करता है, 2 बार चोरी करता है, तीसरी बार दोस्त बोलता है कि अरे यार ये हमें इतने बड़ा शो क्यों दिखा रहा है तू। बोला नहीं नहीं मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। तो क्या करता है, घर की वो जो बॉन चाइना, बहुत एक्सपेंसिव चाइनीज, वो सॉरी चाइनीज नहीं, क्रिस्टल होता है, वो बेच आता है। ये उसका दोस्त देख लेता है और नेक्स्ट टाइम भी वो यही करता है, और दोस्त समझाने की कोशिश करता है तो दोस्त से लड़ाई हो जाती है। तो जब वो घर आता है तो माँ बोलती है कि मेरे को ना उन्हीं ग्लासों में वो शरबत पीना है। अब महाराज शरबत के ग्लास तो बेच आए हैं, तो मिलते नहीं है, तो ये घबरा जाता है। अब इसे लग रहा है कि मैं बोलूं ना बोलूं, क्या करूं। तो जैसे ही माँ खोलती है अलमारी, वो शरबत के ग्लास वहां पड़े होते हैं। अब ये भाई साहब झेप जाते हैं कि वो आए कहां से। तो शरबत पिलाती हैं और बोलती हैं बेटा क्या बात, हमसे गलती हो गई क्या, हमने कहाँ गलती करी जो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत महसूस हुई। और कन्फ्रंटेशन होता है, कोई लड़ाई नहीं होती है, उससे पूछा जाता है कि हमने कहाँ गलती करी, तुम्हारी तो उम्र है। और ये जब कहानी खत्म हुई तो ये
25 मिनट की कहानी है जब परफॉर्म करती हूँ, और अंग्रेजी में परफॉर्म कर रही थी मैं, और शांत था, हॉल में ताली नहीं बजी, और थोड़ी देर के बाद जब बच्चे मतलब लगा उन्हें की कहानी खत्म हो गई, तब उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए था, या तुम्हारे माँ बाप क्या करते? तो एक लड़की जो 8th में थी वो बोली, हमारे माँ बाप तो हमसे ये पूछते हैं कि नंबर कितने आए, किताब चाहिए, जूता चाहिए, खाने में क्या खाया, और बस। इससे ज्यादा माँ बाप बात नहीं करते, या डांटते हैं कि अगर कम नंबर आते हैं, और ट्यूशन जाना है ट्यूशन छोड़ के आते हैं, या किसी कंपटीशन में भेजना है। तो समझ उन्हीं बच्चों से फिर मैंने पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो कहानी आई, आपने बच्चों को इन्वॉल्व किया, और उन्हीं से इसका सोल्यूशन निकला। तो किसी ने कहा माँ बाप से बात करनी चाहिए, किसी ने कहा डरना नहीं चाहिए, किसी ने कहा झूठ बोलना चाहिए पर फिर माँ बाप को बता देना चाहिए। खूब सारे सोल्यूशंस आए, और मुझे लगा कि भाई साइकोलॉजी में मास्टर्स मैंने नहीं करी है, इन बच्चों ने करी है। वो बच्चों को सब पता है, हम उनकी शेप बिगाड़ रहे हैं फालतू। हम अपने ही वो सपने गाड़ गाड़ के, मुर्दे सपने डाल डाल के उन पे बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये, और एंड देन आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने वहां छोड़ दिया, मतलब मैंने वो कहानी प्रोग्राम करके चली गई मैं। उसके प्रिंसिपल ने मुझे हफ्ते भर के बाद आके बोला, मैम आपसे 2 पेरेंट्स मिलना चाहते हैं। और वो 2 पेरेंट्स ने आके ये मुझे कहा कि हमारे बच्चे ने आके बोला कि हम झूठ बोलते थे, हमें माफ कर दीजिए, ये मेरे मार्क्स हैं, मेरे को मतलब 8 या 9 नंबर मिले हैं 50 में से। और मैंने कहा आपने कैसे रिएक्ट किया? तो बोले फॉर अ चेंज हम गुस्सा नहीं हुए, हम अचंभित थे कि वो बच्चे ने आके हमसे सच बोला। एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री यार, दैट इज वेयर इट हैपेंड। तो इसी तरह की बात, यही थेरेपी है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया कि मतलब अगर स्टोरी टेलिंग से किसी में चेंज आता है, किसी में फर्क पड़ता है, तो वाकई वो थेरेपी बन जाती है। ये बात करते करते मुझे अगस्टो बॉल भी याद आ रहे थे क्या आपकी बात, कि बहुत समय पहले मैंने उनका मतलब बेंगलोर में ही प्ले देखा था, जिसमें कि नाटक करने के बाद वो ऑडियंस से पूछते हैं कि बताएं आप कैसा एंड चाहते हैं, आप किस तरह से एंड चाहते हैं। तो हर बार वो एंड बदल जाता है, तो उसका एंड डिसाइड नहीं होता कि क्या होगा उसका एंड। तो वो भी बड़ा मजेदार था, मतलब जैसे कहानी जैसा ही, मतलब मैं जब ये चीजें याद आ गई मुझे कि कैसे चीजें बदलती हैं। हम सबका एंड बदल सकता है ना, हम किस तरह से चीजों को देखते हैं वो बदल सकता है। अगर हम, एंड मैं स्पेशली मैं सिर्फ बच्चों के साथ नहीं काम कर रही हूँ, मैं अडल्ट्स के साथ भी काम कर रही हूँ, पर मुझे लगता है बच्चों का एक्चुअली पेरेंट्स जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं बच्चों के साथ। बच्चे सिर्फ उनके मरे हुए सपने साकार करने के लिए रह जाते हैं, और पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये जो शब्द है ना, मुझे तकलीफ होती है जब मैं बच्चों से बात करती हूँ। वो कहते हैं, हमारी माँ कहती है अगर तू ये नहीं करेगा ना तो मेरे दिल में कुछ हो जाएगा, या तू मेरे सपनों को नहीं, तू अगर नहीं पढ़ेगा ना तो पापा को हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों यार? वो बच्चा कितना कोमल है, क्योंकि आज हम डरा रहे हैं उसे। आज हम, बड़ी छोटी सी एक बात बताती हूँ, मैं काउंसलिंग कर रही थी पेरेंट की। अब वो बोलता है कि मेरी बेटी है 12th में है जी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कौन से क्या स्ट्रीम, नहीं 10th में है, और 11th 12th की सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रही है। और मैडम आप इसे कॉन्फिडेंट बना दीजिए, थिएटर वर्कशॉप से आप इसे कॉन्फिडेंट बना दीजिए। मैंने उनसे इतना बोला, मैंने कहा मैम आप क्या पूछती हैं अपने बच्चों से? अब जनरली बात करी तो मैंने कहा खाना क्या बनाना है, क्या आप अपनी बेटी से पूछती हैं, बेटे से पूछती हैं? तो बोली नहीं, जो बनता है वो उन्हें खाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहीं बाहर जाना होता है तो आप अपने बच्चे से पूछती? बोली नहीं 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 नहीं, मतलब जहां जाना होता है हम उन्हें ले जाते हैं। मैंने कहा तो आपने कभी अपने बच्चे से पूछा कि वो क्या चाहता है? बिल्कुल। आप विश्वास करिएगा गोविंद, वो ना 2 मिनट के लिए उन्हें मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि मैंने जुर्रत कैसे करी कि एक छोटे से बच्चे से ये पूछ लूं कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या बिसात कि वो डिसाइड करे।
जी। और जैसे ही ये बात हुई, मैंने कहा मैम आप समझ रही हैं, आपने बचपन से उसे कभी एक भी डिसीजन नहीं लेने दिया, आज आप वो बोल रहे हो कि अब तू अपना करियर बना, अब तू डिसाइड नहीं कर पा रही है, तेरे से कोई ये नहीं आता तेरे को। और लड़की 90% होल्डर थी। तो आप अपने बच्चे को, ड्रामा बचपन से शुरू होता है गोविंद, ये काउंसलिंग, ये छोटी छोटी चीजें भी बचपन से शुरू होती हैं। अगर हम इनका ध्यान रखें तो आई थिंक हम हर एंड बदल सकते हैं, हर बार नाटक का एंड बदल सकते हैं यार, हर दिन का एंड बदल सकते हैं। मतलब हर बच्चा अनोखा है, बस समझने की बात 100। कि हमारे पास उसके पेशेंस नहीं है सर। कि हम उसमें खोज पाए कि अनोखा चीज क्या है। जरूरी नहीं है कि पेशेंस, वो डॉक्टर बने, हो सकता है बहुत बिल्कुल। बड़ा एक्टर बने, हो सकता है शायद एक्टर बहुत बड़ा बने, बने। शायद राइटर बने, और शायद गोविंद जी शायद कुछ ना बने, एक बहुत अच्छा इंसान बने। क्या ये कम है? क्या एक आदमी का अच्छा इंसान बनना, उसके डॉक्टर बनने या पैसे वाला एक आदमी बनना इंपॉर्टेंट है, या अच्छा इंसान बनना इंपॉर्टेंट है? 99% लाना इंपॉर्टेंट है, या उसकी वैल्यूज इंटैक्ट रहना इंपॉर्टेंट है? आज हम बोलते हैं कि मैं इतना सुनती हूँ कि अरे उस लड़के ने ये नहीं किया, और ये सुनते नहीं है बच्चे हमारी बात। आपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स लाने की मशीन बना दिया, आपने उसे ये नहीं सिखाया। आपने कहा कि नहीं तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू प्रोफेसर बन, तू सीए बन, तू ये बन, तू वो बन। क्यों? आप उसे बोलो बेटा जो भी बनो ना, अपना बेस्ट बनो। सचिन तेंदुलकर बनने की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट बनो। एंड एवरी चाइल्ड एज यू सेड यूनिक है, और वो बन सकता है। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चा यूनिक है। तो क्या ये थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए भी ये काम करती है? आपने कभी बहुत बड़ों के लिए बहुत। कैसे? क्योंकि आ, बड़े होके अपने आप को एक ढांचे में ढाल लेते हैं, उनकी सारी अरे चीजें फिक्स्ड हो जाती है। बिल्कुल। बच्चों में तो संभावना होती, कभी उनको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी की तरह होते हैं, जिसमें चेंज होने की संभावना अनंत होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे आइडियाज और चीजें फिक्स्ड होती चली जाती हैं, हम बायस हो जाते हैं कि नहीं हमें ऐसे ही करना है। तो उनको चेंज करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो उनको उनकी स्टोरी टेलिंग तो कुछ अनोखी ही होगी। बहुत अनोखी है। और जैसे आपने कहा ना कि हम बायस हो जाते हैं, मुझे लगता है हम सब में डायमंड है, और उस पर धूल आती जाती है, चाहे वो जजमेंट की हो, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो नाते हैं, ड्यूटी है, हम सच्चे नहीं रह पाते। और अडल्ट्स के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो इतने मुखौटे हैं गोविंद जी, इतने मुखौटे हैं कि अगर मैंने नोटिस किया, क्योंकि क्या होता क्या है, बड़े लोगों की खुल के वर्कशॉप कम हो पाती है, 1-to-1 ज्यादा हो पाती है। तो काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग नहीं कहूंगी, एक इंटरेक्शन सेशन होते हैं जो इंडिविजुअली भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, पर इंडिविजुअली लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं मुझसे, क्योंकि मतलब वो होता है कि कोई और मेरी कहानी नहीं सुना देगा, किसी और को नहीं पता चल जाएगा, इस तरह की बात। तो मैंने ये रियलाइज किया कि इतने मखौटे, एक सज्जन थे जो आई थिंक उस टाइम वो उड़ीसा के थे, और मैं बैंगलोर की बात कर रही हूँ, और कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, बहुत जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए थे, नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू करी, काउंसलिंग करनी शुरू करी, और वो आया करते थे मेरे पास, 1 घंटा आते थे। और जब मैंने उन्हें कहा कि आपने मुखौटे पहने हुए हैं और इस तरह तरह के पहने हैं, तो वो मुझसे लड़ पड़े, और उन्होंने मुझे मतलब जितनी गाली वो दे सकते थे उन्होंने मुझे दी। और मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आप सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, पैसे भी ले लीजिए आप। तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, वो चले गए, और हफ्ते भर के बाद वो वापस आए, बोले आपकी बातें मुझे बुरी लगी। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने आपको खुश करने के लिए तो बोली नहीं है। मैंने कहा आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको खुश नहीं करूंगी, मैं आपकी मुखौटे उतारूंगी और आपकी मदद करूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी मदद हो। हम तभी मदद कर सकते हैं गोविंद अगर आप चाहते हो, कोई चाहता हो, राइट। एंड तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, प्रोसेस डिफिकल्ट है, ईगो थी, और सज पुरुष थे तो पुरुष की थोड़ी सी ईगो थोड़ी सी और बाहर होती है स्त्री ईगो से। तो उनके साथ काम किया, पर्सनली काम किया, कम से कम आई थिंक हमने
आई थिंक महीना 1.5 महीना काम किया। एंड अगेन उनको क्या था, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम थी, इमोशनल प्रॉब्लम थी। तो क्या करते थे, जैसे कथारसिस ओशो से लिया, और जो उन्होंने सिनेरियो बताया कि मेरे को ऑफिस में बॉस से बात करने में प्रॉब्लम है, तो रोल प्ले किया कि मैं बॉस हूं, तुम मेरे पास आए हो और मैं तुम्हारी उधार दूंगी जैसे बॉस। पर इस बार क्योंकि तुम रियल बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, तुम इस बार बॉस को सुना डालो जो सुना सकते हो। तो क्या होता था, रोल प्ले से कथारसिस होने लगे। जब कथारसिस होने लगे तो आपके अंदर जितनी भी वो नेगेटिव एनर्जी डिपॉजिटेड थी वो खुलने लगी। तो एक टाइम के बाद वही सिचुएशन जब मैंने, और रोल प्ले 2 या 3 ही चीज के थे, इंटेंसिटी कभी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी। मैंने सिनेरियो रोल प्ले का चेंज नहीं किया। एक पर्टिकुलर रोल प्ले था जहां वो बोलता है कि मैंने इतना काम किया, आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, मतलब हाइक ज्यादा नहीं दी है, और वो बॉस बेइज्जती करके उन्हें निकाल देता है और वो गाली देते हैं, जो भी है। आई थिंक 10वें रोल प्ले में उन्होंने बॉस को कन्विंस कर लिया था कि मुझे आप हाइक देंगे बिना अपने टेम्पर लूज करें। सो ये रोल प्ले से, रोल प्ले एंड कथारसिस विद अगेन कनेक्टिंग टू दी कैरेक्टर, कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर, क्या हो रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या मुझे वो गुस्सा दिख रहा है या नहीं, क्योंकि गुस्सा अनजान में आके पकड़ लेता है। लोग कहते हैं अरे मेरा ना नेचर है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये गलत है, ये झूठ है। कोई पैदा नहीं होता है भाई साहब, आपने अपने को कंफर्ट जोन में डाल के बोल दिया ये मेरा गुस्सा है। आप उससे डील नहीं कर रहे हैं, आप गुस्से को देख सकते हैं। मैं गोविंद, मैं मानती हूँ मैं बहुत गुस्सा करती थी। मेरे फादर बहुत जबरदस्त टेम्पर वाले, माशाल्लाह उनका टेम्पर, और ये शायद आज मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हेरिडिटरी, मुझे लगा था ये हेरिडिटरी मिला है मुझे लगा था। और बहुत साल तक मैं बोलती थी मेरे घर में ऐसा गुस्सा है तो मैं भी ऐसे ही हूं। पर 12वीं में जब मैं ओशो के संपर्क में आई तो मुझे लगा यार मैं क्या नाटक कर रही हूँ। मैं नाटक कर रही थी गोविंद, मैं नाटक कर रही थी अपनी ईगो को दिखाने का, मैं नाटक कर रही थी अपनी इनसिक्योरिटी और भड़ास को निकालने का, गुस्सा करके और दूसरे को छोटा दिखा। ओशो ने भ्रम तोड़ दिया। उसके बाद से आज तक मैंने गुस्से पे काम किया और मैं आज भी कर रही हूँ। अब मैं गुस्सा नहीं होती, अब मैं गुस्से को चलते हुए देखती हूँ और मैं कहती हूँ बेटा तू आ रहा है, तो मैं सबको बोल देती हूँ भाई मूड ना शायद खराब हो जाए, जरा बच लेना। और वो आता ही नहीं है, उसका स्वागत करती हूँ, उससे डरती नहीं हूँ, उससे भागती नहीं हूँ, उसे कहती हूँ आ जा, स्वीकार है तू भी मुझे, और वो वहीं खत्म हो जाता है। तो ये काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग में अडल्ट के साथ जब 1-to-1 होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर जैसे 3 दिन की वर्कशॉप या 4 दिन की वर्कशॉप होती है तो मेनली हम लोग जो थिएटर की टेक्निक यूज करते हैं इसमें वो रोल प्लेस होते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, या ट्रस्ट। बड़े लोगों को ट्रस्ट की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो है ना, तो ये ट्रस्ट फॉल, ट्रस्ट वॉक, ट्रस्ट की जो एक्सरसाइजेस थिएटर में होती हैं वो अडल्ट्स को कराई जाती है। रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। या याद है जैसे हम लोग कैरेक्टर को आंखों में आंखें डाल के देखने की बात करते थे, कितने लोग आंखों में आंखें डाल के देख के बात करते नहीं करते हैं। तो जो मैं रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ गोविंद, उसमें मैं रिलेशनशिप, कपल्स, पार्टनर्स, स्पेशली कपल्स एंड पार्टनर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अलग, तो वो उसमें मैं ये आई टू आई कांटेक्ट जो हमारा थिएटर का है वो यूज करती हूँ, और मेल्ट होती है चीजें, बहुत बहुत बदलाव आते हैं। वो तो है। एक आपने एक बात बोली थी कि ओशो का कैथारसिस, तो ओशो के कैथारसिस और अरिस्टोटल के कैथारसिस में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? लिटरली अगर वर्ड माने तो कोई अंतर नहीं है, इट्स द सेम। ओशो ने एक टेक्निक दी है, तो ओशो का एक बहुत जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ध्यान है, जिसे कहते हैं डायनेमिक मेडिटेशन, और कठिन भी है क्योंकि ये सुबह खाली पेट किया जाता है, और इसकी मतलब कुछ स्टेजेस में है, 1 घंटे का ध्यान है, जिसमें पहली चीज आप कर रहे होते हैं ब्रीदिंग, और वो केओटिक ब्रीदिंग होती है, कोई पैटर्न नहीं है। और ओशो ने भी हमेशा पैटर्न ब्रेक करने की बात करी,
इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैं यूज करती हूँ काउंसलिंग में, उसमें भी पेरेंट्स और बच्चों को पैटर्न ब्रेक करने की टेक्निक्स देती हूँ, ताकि उनके लिए स्ट्रेस कम हो। तो मैं ओशो ने क्या कहा है, जो ये ब्रीदिंग है ये पैटर्न लेस होगी, तो डीप होएगी, पैटर्न लेस होएगी और केओटिक होगी। आप 10 मिनट करते हैं, मतलब अगर कैथारसिस की एक्सरसाइज की बात करते हैं ओशो जब कैथारसिस। कैथारसिस होता है सेकंड स्टेज में, तो ये 10 मिनट करते हैं। सेकंड स्टेज में फुल ब्लोन कैथारसिस है, जहां आपकी आंखें बंद हैं और आप चीख चिल्ला रहे हैं, आपके मन में गाली गलौच आ रही है, आप गाली गलौच दे रहे हैं, आपके पास तकिया है, आप उसको मार रहे हैं। तो मैं जो ये एक्टिव कैथारसिस है जो ओशो का है, मैं ये ज्यादा यूज करती हूँ एंगर रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराने। एक ये है, और एक छोटी सी ओशो की टेक्निक है जहां हम एंगर को निकालते नहीं है, अंदर ही लाते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं गुस्सा हो रही हूँ, अपनी पूरी बॉडी में गुस्सा ला रही हूँ और मैंने अपनी नसें तान ली हैं, मैं पूरा गुस्सा लाई, मैं अभी भी यहां तनाव महसूस कर सकती हूँ। अगर आप इसे ये 3 बार करें तो आप अपने अंदर जो ये जॉइंट्स हैं, जो एनर्जी के पॉकेट्स हैं, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। तो काफी कुछ ओशो की टेक्निक्स, काफी कुछ और मेडिटेशन टेक्निक्स, सूफी मेडिटेशन टेक्निक्स, गुरजिफ की मेडिटेशन टेक्निक्स, या जेन मंक मेडिटेशन टेक्निक्स, या विपස්සना टेक्निक, और थिएटर के गेम्स। जिसे हम लोग एक एक्सरसाइज करते थे, याद है गोविंद, जिसमें हम पैर अप करते थे और एक आदमी सामने वाला चुप हो जाता था और पीछे से कोई बोलता था, उसके डायलॉग बोलता था और सामने वाला मुंह हिलाता था, और एक हम इंग्लिश में करते हम ये करते थे। ओशो ने ये ध्यान है जिसमें हम जिब्रिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है, राइट? तो मैं जिब्रिश बच्चों से जरूर कराती हूँ। और मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगी, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था और मैं गुस्सा हो जाती थी, तंग करता था, तो मैं कॉन्शियसली गुस्सा नहीं होना चाहती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं उसके पास आके बोलती थी, और वो मेरे को ऐसे करके देखता था कि मेरी माँ को क्या हुआ, और कुछ ऐसा नहीं जाता था उसके अंदर, कोई शब्द नहीं पकड़ पाता था वो, और मेरी बात भी हो जाती थी, फिर बात खत्म हो जाती थी, मतलब वो एंगर की एनर्जी निकलती थी, इरिटेशन की एनर्जी निकलती थी और चली जाती थी। तो ये जो टेक्निक थिएटर और ओशो की दोनों, ये मैंने राजपुरा में चितकारा यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने मुझे 4 या 5 साल पहले एक कंपनी को अप्रोच किया था, और उस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने थिएटर की वर्कशॉप कराई। अब ये एक्टर्स नहीं थे, वो ये एमबीए के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमबीए ज्वाइन किया था। तो ये सब ग्रेजुएट थे, मास्टर्स कर रहे थे, और उन्होंने 7 दिन या आई थिंक 10 दिन की थिएटर की वर्कशॉप कराई थी, जिसमें हमने होम इमेजरी, अनामिका जी की होम इमेजरी जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो, और जोहारी विंडो, और ये जिब्रिश के ये, और इम्प्रोवाइजेशन, रोल प्ले, ये करे थे। और काहे के लिए किए थे? टेक अवे क्या था उस वर्कशॉप का, कि ट्रस्ट बिल्ड हो, टीम बिल्डिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, और अपने अंदर को जाने। और ये बहुत सुंदर प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी ने करा था। और अब तो गोविंद, सारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस 1 महीने की नॉन मेडिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं। मैं पिछले 2 साल से मेडिकल कॉलेज हिमाचल में, टांडा हो गया या हमीरपुर हो गया, यहाँ जाके ट्रेनिंग करा रही हूँ, और जिसमें थिएटर एक सब्जेक्ट है जिसको हम उनको ट्रेन करते हैं। ये सब भावी डॉक्टर्स हैं, ये सब भावी डॉक्टर्स हैं। तो थिएटर, ये एक्टर थिएटर की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये आप ट्रेनिंग करके मतलब अनुराग कश्यप की फिल्म मिल जाएगी की बात नहीं कर रही, ये डॉक्टर्स हैं। तो ये इनको थिएटर क्या करना है, इनको थिएटर एम्पैथी। आप अगर आपके सामने मरीज मर रहा है तो आपको कैसे महसूस होगा? आप इतने भी कोल्ड मत हो जाइए। तो ये पिछले 2 साल से मैं कर रही हूँ उनके साथ, हर साल करती हूँ, इस साल तो नहीं हो पाया है, पर थिएटर हर जगह मौजूद है गोविंद। हम गलत थे, मुझे लगता था थिएटर सिर्फ ऑडियंस का होता है, या टेलीविजन में जो काम किया मैंने उसमें होता है, या रेडियो। मुझे लगता है थिएटर तो हर जगह मौजूद है, और उसको बहुत खूबसूरती से उभारा जा सकता है, यूज किया जा सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे बात करने के बाद हमें भी ये एहसास हो रहा है कि थिएटर कैसे इंसान के जीवन में समाहित है और कैसे उसकी ज़िंदगी को बदलता है। मतलब उसको क्या से क्या बना सकता है, उसमें क्या चेंजेस ला सकता है, अगर उसको समझ के साथ करें तो। यही नहीं कि वो बिल्कुल आपका आपका मनोरंजन ही नहीं करता, आप में बदलाव भी लाता है। और ऐसा हाँ, होता है, हम सब ने बिल्कुल होता महसूस है। किया है कहीं न कहीं कि हम सब भी कहीं न कहीं बदले हैं। हम सब में भी एक बदलाव आया है थिएटर की बदौलत। हाँ, एब्सोल्युटली। कि मुझे जैसे पढ़ने में बहुत कम रुचि थी, थिएटर करते-करते पढ़ने की आदत बनानी पड़ी, ज़रूरत पड़ी कि नहीं जी, पढ़ेंगे तो थिएटर करेंगे कैसे? अगर मुझे नया नाटक करना है, तो मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो चेंजेस तो लाता है, थिएटर तो आपके हर काम और से जुड़ता है। देखो गोविंद, अगर आप जब नाटक पढ़ते हो तो आप उस किरदार के बारे में सोचते हो, उसकी साइकोलॉजी सोचते हो, आप एज अ डायरेक्टर सोचते हो कि वो ये डायलॉग क्यों बोल रहा है, उसका बिल सबटेक्स्ट क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है। ये सारी साइकोलॉजी ही तो है, बिल्कुल, राइट? तो ये चीज अगर मैं अप्लाई करती हूँ कि मेरा बॉस कुछ बोल रहा है, तो उसकी मनस्थिति उस टाइम पे क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये मेरे लिए सीन ही तो है। मैं अगर बिल्कुल, छुट्टी बिल्कुल, मांगने गई हूँ बॉस से, बॉस का मुंह सड़ा हुआ है, तो मुझे पता है ये सीन ही तो है। पूरी लाइफ एक नाटक है, राइट? कितनी बिल्कुल, अवेयरनेस के साथ हम उसे करते हैं, अपने पात्र को आते हैं। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक। बिल्कुल, थिएटर में जितने अंदर जाते हैं, उतना वो गंभीर होता जाता है। आपको कभी-कभी आपको लगता है हम डॉक्टर तो नहीं हो गए, कभी लगता है हम साइकोलॉजिस्ट जी, तो नहीं हो गए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है उसके लिए, जानना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आज के समय में मतलब आपने बहुत सारी चीज़ बता दी, बच्चों के लिए मतलब कितना यूज़फुल है? मतलब अभी उनको ज़रूरत कितनी है कि इससे जुड़ें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, उनका क्योंकि गोविंद अभी तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी है, मेरी वर्कशॉप परसों से शुरू हो रही है, स्टोरी टेलिंग ड्रामा हाँ, उसके बारे थेरेपी में थोड़ा-सा की। बताइए कि वर्कशॉप कब से क्या है? तो परसों से और शुरू हो रही है एक्चुअली कल। जी, कैसे लोग जॉइन कर सकते हैं उसको? अगर कोई श्योर, जॉइन करना श्योर, चाहे? बिल्कुल गोविंद। तो ये वर्कशॉप हो रही है, कल से होनी थी क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो हम लोग ये वर्कशॉप 4 तारीख से कर रहे हैं हुँ, और ये 2 बैचेस में हो रही है, 6 से 10 साल के बच्चे एंड हुँ, 10 से 14 साल, 13 14 साल के बच्चे। और ये हफ्ते में 2 दिन होगी, 1 घंटे की है। ट्यूसडे थर्सडे, छोटे बच्चों की 4 से 5 बजे और बड़े बच्चों की 5:30 से 6:30 बजे। औचित्य क्या है, टेक अवे क्या, लेट मी टेल यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड ऑडियंस, बच्चा क्या सीखेगा। देखिए, हुँ, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि नाटक सीखेंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, शाय नहीं फील करेगा। ये तो हुँ, होगा ही। कहीं हुँ, भी नाटक सीखेगा, देखिए कितनी गर्मी है, माफ कीजिएगा मेरी बिंदी कहीं कहीं कोई कहीं बात नहीं। कहीं निकाली हुई बात है। जब बात करते हैं तो गर्मी ज़्यादा ही होती है, बातों की बहुत गर्मी। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, हाँ, तो ये तो ये चीजें तो है ही। नाटक हुँ, का ये तो आप कोई भी थिएटर वर्कशॉप में जाएंगे या स्टोरी टेलिंग में जाएंगे, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, शाय शाय नहीं होगा, बॉडी को समझेगा, बॉडी लैंग्वेज आएगी, वॉइस एक्सरसाइजेस होती हैं, ये सब तो है ही। हुँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि ये हुँ, छोटी छोटी कहानियां जो हम करेंगे या छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बच्चों के साथ करेंगे, वो हुँ, इस टाइम के लिए रेलेवेंट है क्योंकि इस टाइम पे सब घर पे बैठे हैं, कोई स्कूल नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल, बच्चे, ये छोटी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों में एंजाइटी के लेवल्स है, डिफरेंट हुँ, होंगे, बोर्डम के हुँ, लेवल्स है, डिफरेंट होंगे, अग्रेशन है, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, और क्योंकि हुँ, इतनी कंप्यूटर पे क्लासेस चल रही हैं तो थक जाता है बच्चा। ठीक है, एक्सर्शन हार्ट बहुत टू पड़ता है। हार्ट, एग्जैक्टली, बहुत पड़ता है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, माँ बाप अपने बेचारे अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, बच्चे अपने उस पे लगे हुए हैं। कहीं जजमेंट का डर भी है, जैसे मैंने अभी बिंदी का बोला कि कैसी बिंदी लगेगी, अब मैं कैसी लगूंगी। बहुत से बच्चे जो यूनिफॉर्म में नहीं बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं ठीक लग रहा हूं क्योंकि मैं ज़ूम पे आऊंगा। हुँ, ये अजीब से कॉम्प्लेक्सेस डेवलप कर लिए गए हैं, फिर क्योंकि हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो स्ट्रेस है बच्चों में, अपने फ्यूचर को लेके है, वो तो है ही बच्चों में, पढ़ाई हुँ, कैसी होगी वो भी है, पर वो दोस्तों से जो वो
खेल होता था, जो मस्ती होती थी, अब तो टीचर म्यूट पे डाल देती है, भाई बच्चे की कोई आवाज नहीं सुनता, है ना, बच्चे का वीडियो भी बंद हो जाता है, वो अपना लेक्चर देते हैं और चल देते हैं। तो इस टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा है, इस टाइम का जो स्ट्रेस है वो बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए आई थिंक इस टाइम के लिए ये वर्कशॉप बहुत रेलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल। वो आई थिंक नेट हैज, इज द नेट वर्किंग? नो नो, कैन यू हियर मी गोविंद? वर्किंग वर्किंग। कैन यू हियर मी गोविंद? यस यस, सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही जी, थैंक यू। तो हम स्ट्रेस पे बात करेंगे, एंजाइटी पे बात करेंगे, और फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स मना कर देते हैं किसी बात पे तो बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं, टैंट्रम को देखें कैसे और उसको हैंडल कैसे करें, और कोई बच्चे को ना कर देता तो उस ना को कैसे बर्दाश्त करें। ये प्रीच नहीं होगा गोविंद, ये थिएटर की एक्टिविटीज से, थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी की एक्टिविटीज से, कुछ गेम से, कुछ कहानी से, ये सारी चीजें एड्रेस होंगी। तो मतलब बाहर का आवरण नाटक या कहानी होगा, अंदर का कोर साइकोलॉजी या थेरेपी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना नंबर भी लोगों को दे दें, आपका मोबाइल नंबर, कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो आप मेरे को लिख सकते हैं इस वर्कशॉप के मुतालिक, आप लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, श्वेता SHWETA@socio.net net, और मेरा फोन नंबर है 74170232237। तो आप ड्रॉप इन कर सकते हैं एनी मैसेज, और आई थिंक गोविंद अगर बाद में हम लोग अपने फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं इसे, और नंबर भी शेयर कर लेंगे। इसमें एक चीज और बताना चाह रही थी मैं गोविंद, इसमें सिर्फ कहानियां, ये जो वर्कशॉप्स होती हैं इसमें हम कहानियां बनाते भी हैं। तो अगर हमने बच्चे की एंजाइटी की बात करी और बच्चे ने बोला मैम ये कहानी बनाते हैं, लिखते हैं, तो अभी जब पिछले साल मैंने क्लास 5 के साथ काम किया था, तो मैंने काम किया था बुलिंग पे, क्योंकि क्लास 5 से बुलिंग शुरू हो जाती है, 5, 6, और किस तरह की बुलिंग होती है, तो हमने खुद कहानी लिखी थी, मैंने कहानी लिखी थी, बच्चों के स्निपेट्स आए थे उसमें, और वो पूरे उससे जुड़े हुए थे कि बुलिंग, कोई किसी का वजन ज्यादा था, कोई मोटा चश्मा लगाता है, कोई बात ज्यादा नहीं करता है, या कोई किताबें ज्यादा पढ़ता है, तो उन्हें किस तरह से बुली किया जाता है, और सोल्यूशन क्या है। तो ये बच्चों ने सोल्यूशन खुद ही दिया था, और ये आई थिंक 25 मिनट की प्रस्तुति थी जो हमने पिछले साल करी थी। जी जी जी। तो कहानियां नई नई बन के भी हैं इसमें। बहुत बढ़िया, कि मतलब आपके थ्रू पता चला कि थिएटर एज ए थेरेपी कैसे काम करता है, स्टोरी टेलिंग कैसे लोगों को बदलती है, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे होंगे वो अपने बच्चों को भेजेंगे कि इसमें ज्वाइन करें, आपसे बहुत सारी चीज सीखें। चलते चलते एक सवाल और है मेरे जहन में कि जी बताइए। देहरादून, आप देहरादून में रहती हैं, और देहरादून एक अलग स्टेट बना है ना, तो उसमें जब से वो उत्तराखंड अलग बना, तो उसमें थिएटर में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव हुआ, वहां का थिएटर कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? बहुत सही टिप्पणी शायद नहीं दे पाऊंगी, तो गुस्ताखी के लिए पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं 2003 में देहरादून से चली गई थी, और बीच में जब मैं आई तो मैंने नाटक किया, पर मैं रेडियो स्टेशन मैंने देहरादून में एक रन किया, चलाया, वो किया, कुछ साल रही और फिर चली गई, और फिर तो बहुत पूरा एक वो नहीं बता पाऊंगी, पर इतना जरूर बोलूंगी कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, आई एम सॉरी, सब कागजी है, कुछ है नहीं। थिएटर के नाम पे फेस्टिवल करा देते हैं हर साल, पर जैसे एक
हम आज भी शायद मतलब अभी अभी जो इस बार एनएसडी रेपेट्री नाटक लेके आई थी, वो एक नए ऑडिटोरियम में हुआ था जो देहरादून मतलब मेन देहरादून से काफी बाहर है। रेपेट्री का नहीं था, वो थिएटर फेस्टिवल था भारंगम का, जी जी एक जी। हिस्सा हाँ जी देहरादून में हुआ था। जी जी। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। हाँ, भूपेश दा हमारे सीनियर है, उनका नाटक आया था और कुछ भी आए थे नाटक, पर वो भी बाहर था। जो टाउन में एक ऑडिटोरियम है टाउन हॉल, उसकी भी मतलब अब गिरा तब गिरा है वो। और बाकी एफआरआई का है या ओएनजीसी का है या सर्वे ऑफ इंडिया का है, ग्रुप्स हैं जो शौकिया नाटक करते हैं, एमेच्योर ग्रुप्स हैं। वातायन है, कला मंच है और बहुत सारे हैं, कान पकड़ रही हूँ, याद नहीं है नाम। वातायन से मैं निकली थी इसलिए मुझे उनका नाम याद है। पर गोविंद, सब्सटैंशियल थिएटर आई डोंट थिंक सो कुछ हो रहा है। और राज्य बनने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद तो कुछ नहीं हुआ जो हमने उम्मीद करी थी एज अ कलाकार। बहुत दयनीय स्थिति है। आज भी थिएटर के लिए पैसे जुगाड़ते हैं और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मोटा अमाउंट लगता है टाउन हॉल को बुक करने के लिए। तो अगर वो नहीं है मेरे पास या मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो मैं वहां नाटक कैसे कर सकती हूँ? मतलब आपका कहना ये है कि हॉल अगर सस्ते हो जाए तो थिएटर करना आसान हो जाएगा। क्यों 5,000 के नहीं होते हॉल यार? क्यों मुझे 25,000 रुपए देने पड़ते हैं और वो जो जनरेटर चलाता है उसको एक शराब की बोतल देनी पड़ती है, अलग से पैसा देना पड़ता है? क्यों? क्यों? हाँ, ये स्थितियां तो हैं। अगर वो सस्ते हो जाए और टिकटेड शोज हो तो शायद अच्छी और स्थिति आ सकती है। गोविंद, एक चीज और मैंने नोट करी है देहरादून में, जब मैं ड्रामा स्कूल से हम लोग आए थे, पास आउट होके मैंने टिकटेड शो किया था, तो मेरे पास आई थिंक उस टाइम पे उस नाटक को देखने के लिए शायद 25 या 30 लोग आए थे, क्योंकि वो टिकटेड था। और लोगों ने कहा था 50 रुपए का टिकट। 2001 की बात कर रही हूँ, 50 रुपए का टिकट, क्या बात कर रही हो तुम? आज भी टिकटेड शो की जो एक 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 वो है ही नहीं, क्योंकि एमेच्योर है, सब रिटायर्ड हैं या आमदनी का वो जरिया नहीं है, तो इट डजंट मैटर टू देम, इट डजंट मैटर। नहीं नहीं, समय के साथ चीजें बदलेंगी। ऐसा नहीं है हम्म। कि ऐसा था वैसा रहेगा। आई होप बदलनी सो चाहिए, यार, आई होप सो। बिल्कुल बदलनी चाहिए। और अभी तो कोशिश जारी है, अभी नया नया ही बना है। शायद आगे और डेवलपमेंट हो और चीजें आगे आप बढ़ें। होपफुल है, आप होपफुल है, मैं रियलिस्टिक हूँ। पर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल, जरूर। होपफुल ही रहना उम्मीद। चाहिए। हम्म। होपफुल से हम आगे बढ़ सकते हैं कि नई नई चीजें बनती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, हमने आपको सुना। और थिएटर के बारे में, एक थिएटर को आम जीवन में हम कैसे देख सकते हैं, आम जीवन में कैसे समझ सकते हैं, जिंदगी से कैसे जुड़ता है, जिंदगी में बदलाव कैसे लाता है, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। तो हम सबने आपके थ्रू ये जाना। बहुत 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 धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि लोग जुड़े, आपकी वर्कशॉप में आए और अपने आप को चेंज करें, और जरूर उनको एक चेंज मिलेगा। तो आज हम एब्सोल्युटली। यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एंड इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने हमें इतना वक्त दिया, इतना सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू गोविंद, बुलाने के लिए एज अ बैचमेट। ट्रस्ट मी, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप अपने बैच वालों से कनेक्ट होते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं मतलब बोलते हैं आजा आजा, देखना तू भी कर रही है, ये भी कर रहा है। ये गोविंद हमेशा से बात रही है, गोविंद और मेरा कनेक्शन, आई थैंक द लॉर्ड फॉर दैट। थिएटर का एक, मतलब है, हाँ हाँ, हाँ, बोले बोले बोले। मैं ये थिएटर का जरूर मतलब है कहना कि चाहती लोगों को जोड़ना। थिएटर का हूँ, मतलब है लोगों को 100% जोड़ना। मैं जब यही कहना जुड़ेंगे चाहती तभी बात होगी, जुड़ेंगे तो बात होगी, जुड़ेंगे तो विचार आएगा, जुड़ेंगे तभी कुछ बनेगा। तो जुड़ना हूँ। बहुत हाँ, जरूरी है। बहुत जोड़ना बहुत बहुत हम बहुत जरूरी दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। और जो ये आप कर रहे हो, रोज लाइव कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इससे हम जुड़ तो रहे ही हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। एंड इतना क्योंकि आप तो ड्रामा स्कूल से हैं, मैं खुद ड्रामा स्कूल से हूँ, और हमारे लिए नाटक ही पैसा कमाने का जरिया है हमारे लिए। मतलब हमने, मतलब मुझे याद है किसी ने कहा था कि तुम लाला की दुकान खोल लो या कुछ और कर लो, ये तो कर ही लोगी तुम। तो हमारे लिए वो है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ ऑडियंस को जो सुन रहे हैं, या तो आप कोर थिएटर में जा रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, थिएटर को और नजरिए से भी देखिएगा।
थिएटर सिर्फ एक्टिंग, डायरेक्शन या कॉस्ट्यूम या टेलीविजन नहीं है। थिएटर साइकोलॉजी में भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत काम हो सकता है, ज्यादा काम हो नहीं रहा है। तो इसको, इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी में हो रहे नाटक को और स्पाइस अप कीजिए और इंटरेस्टिंग बनाइए, और रोज को बोरिंग तरह से मत जिए, इंटरेस्टिंग जिए। नाट्यशास्त्र में एक श्लोक है, ना तत् शिल्पम ना तत् ज्ञानम ना सा विद्या ना सा कला ना सा योगे नाट्यस्मिन् नियंत्रिष्यते, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नाटक के अंदर समाहित नहीं। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं सब नाटक के अंदर हमें मिलती है, इसीलिए नाटक आदमी से बहुत जल्दी जुड़ता है, बहुत जल्दी उसका बन जाता है। तो चलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।